कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। इस प्रोग्राम में बातें करते हैं, खुलकर वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज के प्रोग्राम में ऐसी बहुत सी बातें आपको पता चलेंगी। कंट्रोवर्सी पुरानी हो गई भले ही, लेकिन नई बातें आज आपको उसमें से निकाल करके हम बताएंगे। और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आज के प्रोग्राम में। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। विनोद अग्निहोत्री। जय श्री कृष्णा। प्रदीप जी हमारे साथ, बहुत स्वागत सर आपका। जय श्री कृष्णा। क्यों? प्रियंका जी गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ऑफिशियल डेलीगेशन को लेकर के, और वहां उन्होंने यूरोप में जाकर के अपने भाषण में ये कहा कि हम बुद्ध का देश हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण का भी देश हैं। और तो प्रियंका जी तो मथुरा से ही है। और धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करना पड़े तो भगवान कृष्ण कह गए हैं करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो बहुत बधाई आपको पहले तो। थैंक यू सो मच। एंड सौरभ, आई हैड सीन यू कवर दिस, तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि आपने जो बोला ना, जब मैंने आपको सुना तो इतना अच्छा लगा। एक ना फोर्सफुल स्टेटमेंट आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ विदेश की धरती पर जाकर जब आप देते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो बहुत अच्छा था। और स्पेशली वो सारे डेलीगेशन सबने कमाल काम किया। आप यूरोप में थी, कई देश आपने वहाँ पर जाकर भारत की बात की। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? नहीं, एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ये एक डेलीगेशन था, और शायद देश के इतिहास में एक दो डेलीगेशंस गए हैं, पर इतनी सारी पार्टी डेलीगेशंस कभी नहीं गए हैं, और सारी पार्टी उसमें शामिल थी। तो एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैं कहूँ, राज्यसभा में मुझे अब हुए 5 साल हो गए, फर्स्ट टाइम एमपी हूँ, मुझे कोई भी डेलीगेशन में नहीं भेजा गया है। तो जब मुझे कभी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है क्या होता है। तो जब मुझे पहला डेलीगेशन में भेजा गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेलीगेशन मेरे लिए, तो मेरी लाइफ के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डेलीगेशन था, और देश के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो मैं उसको उसी सीरियसनेस से लेकर गई थी। और साथ ही साथ मैं कहूँ कि मैं खुद, मेरी राजनीति में जो शुरुआत हुई थी वो 26/11 जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हमला था, उसने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज किया था। एंड दैट इज आई फील वेरी स्ट्रांगली। जब भी पाकिस्तान की बात आती है, हमने देखा है, आतंक देखा है फ्रॉम अप क्लोज। पीपल हु यू नो, आपके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स दैट यू हैड इन मुंबई, एंड दे हैव लॉस्ट समबडी। तो लगता है कि ये इस तरीके का जो आतंक मचाते हैं, इसको एक्सपोज करना जरूरी है। तो मैं उससे गई थी कि निश्चय, क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंस से कि मुझे अब ये पाकिस्तान को के बारे में बताना है दुनिया भर में। सो इट वाज, एंड आई वुड से जो डेलीगेशन से उपलब्धियां हुई, जैसे FATF ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया है, हमने भी सारी जगह जाकर यही कहा था कि आपको एक ग्रे लिस्ट करना पड़ेगा। आप ही का पैसा है, वही आप लोग लोन के माध्यम से देते हैं, वही लोन फिर आतंकवादी हमलों को प्रायोजित करता है दुनिया भर में। तो अगर हमारे यहाँ पे वायलेंस है, टेररिज्म बेस्ड वायलेंस है, वहाँ पर फंडामेंटलिज्म इतना बढ़ रहा है, इंडोक्ट्रिनेशन इतना बढ़ रहा है, सब अलकायदा कहाँ से आता है, वहीं पे पनपता है। तो कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी एन अकाउंटेबिलिटी। सो इट वाज एन एक्सपीरियंस व्हिच आई थिंक मैंने खुद भी बहुत सीखी उससे। आपको लगा कि लोग रिसेप्टिव थे हम जो बात कह रहे हैं? एटलीस्ट यूरोप में तो थे, बिकॉज यूरोप में ऐसा है ना कि दे आर फेसिंग इट, दे आर फेसिंग द ब्रंट। उनके यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन को रिलेटेड आप फ्रांस को देख लीजिए, आप UK को देख लीजिए, इस समय पर वो भी जूझ रहे हैं उससे। आप यूरोपियन रीजन को देख लीजिए, वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से एक डिफरेंट प्रोपोर्शंस ले सकता है। तो चाहे वो पेरिस की बॉम्बिंग हो या फिर ट्यूब बॉम्बिंग हो लंदन की, तो सबके लिंक्स वहीं पे आ रहे हैं, तार वहीं पे जुड़ रहे हैं। तो हमारा जो आउटकम था, विच आई फेल्ट इनिशियली, कि क्या होगा। एंड डिप्लोमेसी ऐसे नहीं है ना कि आज आपने चाय पी और उसका स्वाद इमीडिएटली पता चल जाता है। आपने काम किया है, टाइम लगेगा। आप एक केस बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, यू मेकिंग अ केस। एंड आई थिंक एक तो सबसे ज्यादा जो लोगों को लगा वहां पर कि सारी पार्टी, विपक्ष की पार्टी भी हैं, सत्ता पक्ष की पार्टी भी हैं, सब एकजुट होकर देश की आवाज रख रहे हैं। तो दैट आल्सो सेंट अ वेरी स्ट्रांग मैसेज। थैंक यू। मुझे आपने ये बात कह दी तो मुझे यहाँ से टर्न लेने का मौका मिलेगा कि वो मौका अलग था, पूरा देश एक था। देश की हमारी राजनीति में भी इतने फ्रैक्चर्स नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सब एकजुट ही थे। हाँ सर, देखिए, जब इंडिया टीम बाहर जाती है तो टीम इंडिया होती है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ आकर IPL खेलती है,
हाँ, यहाँ टीम बैंगलोर हो जाती है, टीम मुंबई हो जाती है, टीम दिल्ली हो जाती है। वहाँ ये सब टीम इंडिया थे। हाँ, यहाँ टीम तो शिवसेना, अब जैसे टीम वो वाला कांग्रेस, वो टीम मामला जनता थोड़ा दल। पीछे गया तो हमारी राजनीति फिर ऊपर आई है। अब मैं प्रियंका जी के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, राज्यसभा की सांसद हैं, रूट्स मथुरा में हैं, कर्म भूमि मुंबई है, और काम मथुरा और मुंबई, और विवाद हो गया हिंदी और मराठी का। हाउ डू यू डील विद दैट? नहीं, एक्चुअली अगर वो हम ध्यान से देखें तो विवाद है ही नहीं। वो विवाद शुरू कहाँ से हुआ? विवाद वहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे आप एक जीआर निकालते हैं और आप कह देते हैं कि थर्ड लैंग्वेज हम हिंदी कंपलसरी करेंगे और ग्रेड 1 से करेंगे। तो हमारी पार्टी का एक ही मानना था कि आप किसी लैंग्वेज को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप 5th ग्रेड से करिए, बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं टू लर्न अ लैंग्वेज, पर आप 1st ग्रेड से ही तीसरी लैंग्वेज करेंगे। और अगर आप तीसरी लैंग्वेज ये कर रहे हैं यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, जहाँ पे हिंदी भाषी ज़्यादा हैं, उनके लिए थर्ड लैंग्वेज क्या होगी? कोई पढ़ेंगे वो? कुछ ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नहीं, हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो विवाद भाषा का नहीं था, प्लीज अंडरस्टैंड। हिंदी भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं था कि बच्चे पढ़े, लोग बोलें। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, हमारी टेलीविजन जो हिंदी इंडस्ट्री है वो मुंबई में है। हमारे आउट ऑफ 12 करोड़ जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसमें से 1.5 करोड़ ऐसे राज्यों से आते हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं। आप बताइए, 1.5 करोड़ लोग आराम से हंसी खुशी रह रहे हैं, अपनी कर्म भूमि बनाए हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, रोजगार मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये इक्का दुक्का जो फिर बीच में ये विवाद हुआ लॉ एंड ऑर्डर का जो हुआ, उसको लेकर जो पूरा मैं मानती हूँ सारे चैनल्स पे उस पर डिस्कशन हुआ, वो आई थिंक टुक द एजेंडा अवे। एजेंडा वही था, जीआर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं, वो वापस लिया जाता है। वापस आपने इसीलिए लिया ना क्योंकि आप जान रहे थे कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बट उसको ऑप्शनल भी बना दिया गया था, वो भी स्वीकार नहीं हुआ आपकी पार्टी नहीं, में? ऑप्शनल उन्होंने ये एज अ लास्ट मिनट थिंग रखा और फिर इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो तब तक माहौल ऐसा बन चुका था कि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा था और जनता का एक्सेप्टेंस नहीं था। तो आई थिंक वी मस्ट ऑल्सो भी, मैं मानती हूँ कि आप अगर दूसरे राज्य में जाते हैं, आज चलिए आप जर्मनी चले जाएं, मैं इंडिया से मैं जर्मनी चली जाऊँ, क्या मैं जर्मनी की जो उनकी हमसे एक्सपेक्टेशन है कि आप जर्मन सीखिए, जर्मन में बातचीत करिए, तो हम उसको खारिज कर देंगे? नहीं भाई साहब, हमें नहीं करनी, हम तो अपनी लैंग्वेज लेकर आएंगे, हम तो सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस। आई थिंक हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम दूसरे राज्य में भी जा रहे हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करिए। आप प्रताड़ित कर देंगे, आप कह देंगे देखते हैं कौन हमें बुलवा सकता है, आप होते कौन हो बोलने वाले? महाराष्ट्र ने ऐसा कर क्या दिया है? क्या 30 मार खान राज्य है? इस तरीके का अपमानजनक तरीके से बात करना, आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम। पर किसने शुरू की कंट्रोवर्सी? चलिए, ये मैं गवर्नमेंट वाली स्कूल वाली बात को मान लेता हूँ आपकी एक बार के लिए, कि आपने कहा कि हमारा इंसिस्टेंस था कि 1st ग्रेड से मत पढ़ाओ, आप उन्होंने वापस ले लिया। अब उसके बाद जो ये दोबारा जो मामला शुरू हुआ, ये कि किसी को मार दिया मराठी नहीं बोलने पर, मैं मानता हूँ चलिए कोई एक जगह पर ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर उसको आगे बढ़ा दिया। अब राज ठाकरे साहब ने उसके बाद क्या कहा? हाँ, 2 कान के नीचे ही वीडियो मत बनाओ। नहीं, उससे पहले उन्होंने ये कहा, और मैं उसमें शामिल थी, उस रैली में मैं शामिल थी, और वो रैली ये इसके लिए नहीं थी कि अरे हमने थप्पड़ मारेंगे, हम ये करेंगे। रैली इसलिए थी कि आज वो लोग मजबूर हुए जीआर वापस लेने के लिए। और मैं फिर से कहूँगी, ये भाषा की राजनीति वो सेम स्ट्रैटेजी है जो ब्रिटिशर्स छोड़कर गए, डिवाइड एंड रूल, वो बीजेपी ने पूरी तरीके से अपना लिया है। चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, फिर प्रांत से प्रांत की लड़ाई हो, और अब भाषा को लेकर हो। ये उनके लिए एक टूल किट है, पॉलिटिकल टूल किट है, और उन्होंने इसको इतना एस्केलेट किया, फिर वापस हुआ। वापस होने के बाद जब सेलिब्रेशन चल रहा था, वी सॉ सम एक्टिविटी जहाँ पे इमीडिएटली कार्रवाई हुई, वो लोग जेल भी गए, पर ऐसे सेक्शंस डाले गए जो बेलेबल थे। और उन्होंने राज ठाकरे जी ने ये कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है भाषा की, पर कोई अगर अकड़ दिखाए, कोई हमारी भाषा को अपमानित करे या प्रताड़ित करे, तो उनको किसी तरीके से समझाना जरूरी है। बट ऑफ कोर्स वी डोंट सपोर्ट वायलेंस वन बिट। वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कल वहाँ के एमएलए ने महाराष्ट्र के एमएलए ने मार दिया और कैंटीन वाले का लाइसेंस निकल गया, आपने उनके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई की। तो एक हिपोक्रेसी दर्शाता है ना कि जब आपके लिए कन्वीनियंट है आप चुप हो जाए। अब जिन्होंने वहाँ पे काम किया उनके साथ जो भी न्याय प्रक्रिया होती है लागू हुई, एफआईआर दर्ज हुए। ठीक है, अभी हम 2 हमारे साथ हैं सीनियर लोग, बताएंगे किसकी गलती है ये। भाई हिंदी तो जो भी है वो पूरे देश के लिए है। थर्ड मतलब महाराष्ट्र में क्यों उसको पहले कंपलसरी किया गया, बाद में क्यों उसको इलेक्टिव बनाया, ये बात की जा सकती है। मगर बाय एंड लार्ज जो वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है पूरे देश के लिए है, मतलब उसमें महाराष्ट्र कोई एक राज्य को टारगेट तो नहीं किया गया था, इतना मैं जानता हूँ। बिल्कुल, और ये
60s में जब कोठारी कमीशन बना था तब से है, तब 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसमें थोड़ा चेंज किया गया। क्या पहले था कि अंग्रेजी, हिंदी और लोकल लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया गया कि इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज और बाकी सभी भाषाएं ऑप्शनल, हिंदी सहित। ज्यादा तो liberal बच्चा जो पढ़ना चाहे और उसके पेरेंट्स जो पढ़ाना चाहें वो भाषा वो पढ़े। फिर महाराष्ट्र पे क्यों कंपल्सरी फिर महाराष्ट्र में देखिए, जब आप किसी इशू में, किसी मुद्दे में अपना पॉलिटिकल हित खोजना शुरू कर देते हैं, समस्या वहां शुरू होती है। मेरा मानना है कि या तो आपको करना नहीं चाहिए था या तो वापस नहीं लेना चाहिए था। बीजेपी इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब आपका दोनों पर कन्विक्शन नहीं था। दूसरा, इस तरह से जो मुद्दा बनाया गया, ये मुद्दा जो है मराठी विरोध का तो था नहीं। ये तो कहा नहीं गया कि भाई हिंदी ऊपर होगी, मराठी नीचे होगी। अगर ऐसा होता तो विरोध करना बड़ा जायज़ था, जरूर होना चाहिए था। लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलनी ही चाहिए, नंबर 1 होना ही चाहिए हर राज्य में। उसके बाद किसी भाषा का नंबर आता है। लेकिन देखिए, भाषा करती क्या है? मुख्य रूप से 3 काम। एक, कम्युनिकेशन। दूसरा, आप देखिए जो लोकल कल्चर है उससे उसका जुड़ाव होता है। तो आपकी संस्कृति के संरक्षण का भी काम भाषा करती है आपकी। और तीसरा काम है रोजगार। लोग उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे जो रोजगार देगी। देश में इंग्लिश अगर लोग सीख रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, आज अंग्रेजी पढ़ने वालों को नौकरी मिलना बंद हो जाए, कौन पढ़ेगा अंग्रेजी? तो इंग्लिश क्यों नहीं कंपल्सरी करते? है, कंपल्सरी है ना। 3 लैंग्वेज फार्मूला में जो है, पहले स्थानीय भाषा, फिर अंग्रेजी, तीसरी लैंग्वेज जो है ऑप्शनल है। अंग्रेजी तो कंपल्सरी है ही। तो इसलिए जो है ये इंग्लिश हिंदी के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल है। अब अमित शाह जी क्या सोच रहे हैं आप बताइए। अब बताइए। नहीं, अब इसका दूसरा पहलू भी है प्रियंका जी, कि आखिर अंग्रेजी का विरोध क्यों नहीं होता, हिंदी का क्यों होता है? अंग्रेजी लाद दी जाए तो वो मंजूर है, हिंदी ऑप्शनल भी बनाई जाए तो उसका विरोध। इसका जवाब दीजिए। बहुत सिंपल है। अंग्रेजी जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। आप ग्लोबली आप कहीं भी जाते हैं, ग्लोबल। अरे अभी आपने कहा जर्मनी का उदाहरण दिया, नहीं, जर्मनी फ्रांस का उदाहरण दिया। जर्मनी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश, चीन में चले जाइए, जापान चले जाइए। वही अब मैं ये कह सकती हूँ, आप यूरोप के बाकी सारे देशों में चले जाइए, यूके में चले जाइए, यूएस में चले जाइए। सो दैट आर्ग्यूमेंट कैन कंटिन्यू। इवन स्टेट्स में आप अगर तमिलनाडु में जाते हैं तो इंग्लिश ही बात करनी पड़ेगी। अगर आपको तमिल नहीं आती, आपको इंग्लिश ही बात करनी पड़ेगी। बहुत बदल गया। कर्नाटका में जाते हैं, केरल में प्राइमरी स्कूल से हिंदी पढ़ाई जाती है और आज से नहीं, दशकों से पढ़ाई जा रही है। जी, कोई विरोध नहीं करता है। ये विरोध शुरू हुआ, हिंदी का विरोध तो आंदोलन ही शुरू हुआ तमिलनाडु से, और किसी राज्य से शुरू नहीं हुआ। बाद में बाकी राज्यों को लगा कि इससे हम अपनी आइडेंटिटी जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसलिए इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहिए। और हिंदी का नाम आते ही जो है वो मुद्दा और बड़ा हो जाता है। हिंदी एकमात्र भाषा है इस देश में जो सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। क्या ये हमारे लिए एक सोचने की बात होनी चाहिए, जो अभी सर ने कही कि हिंदी का विरोध है तो अंग्रेजी का क्यों नहीं? अंग्रेजी हमारे लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है कि भाई इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, इससे ये काम की लैंग्वेज है। हिंदी को हम उस निगाह से क्यों नहीं देखते? जब आप ये कहते हैं, मैं महाराष्ट्र की ही बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं कि हिंदी नहीं सीखनी है, तो आप अपने राज्य के जो नवयुवक हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बंद कर रहे हैं। क्यों? वो दिल्ली में आएगा, वो पटना जाएगा, वो जयपुर जाएगा, वो भोपाल जाएगा। अगर वो हिंदी नहीं आती है उसको, तो उसको दिक्कत होगी कि नहीं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी है ना कि वो लोग सब इसी तरफ आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे माइग्रेशन का जो है, माइग्रेशन उन दिशाओं में है। उल्टा है, आप कह रही हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ। ईस्ट से वेस्ट है। नहीं, पर वो था, लेकिन अब बदल रहा है। नहीं, बदल रहा है। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, मे बी विद टाइम, अगर नॉर्थ में हिंदी स्पीकिंग एरियाज में अगर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे। तमिलनाडु चले जाइए। बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बहुत अंतर है हमारे प्रोटेस्ट में और उनके प्रोटेस्ट में। वहाँ पे हिंदी अखबार से दिक्कत है, हिंदी भाषा से दिक्कत है, हिंदी बोलने से दिक्कत है। हमारे राज्य में ये दिक्कत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। हमारा बस एक मानना था कि इसको थोपो नहीं।
जब भी आप कोई किसी चीज को कंपलसरी बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो मन में एक शंका उठती है। ठीक है। और वो बहुत क्लियरली, जैसे अभी उन्होंने कहा, या तो इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था या वापस नहीं लेना चाहिए था। तो यानी एक पॉलिटिकल दृष्टि से ही आ रही थी, नॉट आउट ऑफ लव फॉर द हिंदी लैंग्वेज। प्लीज अंडरस्टैंड, महाराष्ट्र में जो हो रहा था ये हिंदी लैंग्वेज के प्रेम से नहीं आ रहा है, वो एक पॉलिटिकल सियासत अच्छा की तरह ठीक है, मैं रूप में आ रहा है। आपका आर्गुमेंट आगे ले जाता हाँ। हूँ। वैसे तो कल ही शायद उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हिंदी में बोल रहे थे, और उन्होंने बोलते हुए ये कहा कि मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती तो मैं हिंदी क्यों बोलता। तो वो जो बात ये कहनी थी कि हमारा इतना ही पॉइंट था कि थोपो मत, डोंट फोर्स अस। लेकिन जो इनका पॉइंट है, अगर ये कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल थॉट से निकाला गया आदेश कि हिंदी पढ़ाओ बच्चों को, क्या फ़ायदा है इसमें बीजेपी को हिंदी पढ़ाने में, या अगर कोई है तो? देखिए, पहले एक शेर सुना दूं, अरे सर बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा तो हल्का होना रवायत चाहिए है माहौल। हमारी। है, थोड़ा ठहर है जिंदगी, थोड़ा ठहर है जिंदगी, जरा सांस तो लेने दे, कुछ लम्हे सुकून से भरे हमें जरा जी तो लेने दे, हर रोज की दौड़ में उलझे हैं, कभी खुद से भी तो मिल लेने दे, क्या बात है। सवाल बहुत है मन में, कुछ जवाब तो मिलने दे। तो देखिए, आपका जो सवाल है बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, बीजेपी अगर महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो आज की तारीख में उत्तर भारतीयों की पहली पसंद बीजेपी है इस समय। पहले कांग्रेस हुआ करती थी, आज बीजेपी है। चुनाव के नतीजे ही बताते हैं। बीजेपी अपने उस वोट बैंक को स्ट्रांग करना चाहती है, नंबर एक। दूसरा, बीजेपी का जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका शुरू से नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है कि नहीं? तो हिंदी उनके, इसीलिए अमित शाह जी कहते हैं कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आए देश में। तो उनका पब्लिक स्टेटमेंट है, तो कहीं ना कहीं मानस में वो चीज़ है। लेकिन मैं एक प्रश्न में प्रदीप जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अंग्रेजी जो 7 समंदर पार की भाषा है, जो कॉलोनियल लैंग्वेज है, जो गुलामी की भाषा थी, उससे विरोध नहीं है, विरोध हिंदी से है। और तर्क क्या होता है? तर्क ये है कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर हिंदी अंग्रेजी भूल जाए। चलिए, मैंने मान लिया ग्लोबली वो लिंक लैंग्वेज बन चुकी है, भले बहुत देशों में ना बोली जाती हो, लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। लेकिन भारत में अंग्रेज कब आए? 200 साल 300 साल पहले। उसके पहले भी तो भारत में लोग रामेश्वरम की यात्रा करते थे, लोग बद्रीनाथ आते थे तमिलनाडु से, लोग द्वारिका जाते थे, बनारस जाते थे। तो किस भाषा में बात करते थे? अंग्रेजी तो नहीं थी, लेकिन कम्युनिकेशन तो था। आदि शंकराचार्य केरल से चले और बद्रीनाथ और जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक गए, तो किस भाषा में बात करते हुए गए? तो कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट कनेक्शन था ना संस्कृति का। तो हम उस संस्कृति के कनेक्शन को क्यों नहीं खोज सकते? भाई, अंग्रेजी भाषा के जो खोज नहीं सकते, क्यों काटना चाहते हैं? और भाषा के जो सबसे बड़े चैंपियन थे भाषा आंदोलन के, महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों बहुत बेहतरीन अंग्रेजी बोलते थे। हाँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाषा को स्थानीय संस्कृति और इस क्षेत्रीयता के पहचान बना दिया गया। वो एक, चूंकि भाषावार जब राज्यों का गठन हुआ तो अब भाषा पहचान बन गई। अब तेलुगु अस्मिता की पहचान तेलुगु भाषा हो गई, मराठी संस्कृति की पहचान मराठी भाषा हो गई। तो जैसे ही ये होता है कि हिंदी कंपलसरी करो या ये करो, तो ये जो प्रियंका जी कह रहे हैं, ये डर लगता है कि हमारे ऊपर हिंदी थोप दी जाए। थोड़ा ये तो अपनी हम बात तो ले जा सकते हैं बहुत दूर, एक थोड़ी टाइम का कंस्ट्रेंट है मेरे पास। पहली वजह तो यही है। दूसरा, 2 बातें तो साबित हो गई ना यही हमारे बीच के अंदर। अब अपनी हम थोड़ा सा हिपोक्रेसी छोड़े, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम में खुल के बात करते हैं। कौन सा परिवार है, मुझे तो आज तक नहीं मिला, जो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा फर्राटे वाली इंग्लिश बोले। हर आदमी की पहली कोशिश ये होती है, हर पेरेंट की, इसको अंग्रेजी आनी चाहिए मेरे बच्चे को। तो ये अब हम सबके अंदर आ गया है। ये कोई ग्रंथि है हमारे अंदर, हीन भावना है, या ये यूजफुल लैंग्वेज है। We want English। नहीं, 2 बातें हैं। एक तो यूजफुल लैंग्वेज है, इसमें कोई दो राय नहीं, रोजगार की लैंग्वेज, स्टेटस सिंबल भी है, स्टेटस सिंबल भी है, और भाषा जानना बुरा नहीं है। अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, विरोध अंग्रेजियत से होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब पिछली बार भी कहा ये बहस हम लोग कर लें कि भाई हिंदी से एतराज अंग्रेजी से क्यों नहीं, बट ये फैक्ट है कि सारा आदमी को अंग्रेजी तो चाहिए ही चाहिए। आज वो ज्यादा अनिवार्य हो गया हमारे लिए। इस पर समस्या नहीं है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, सीखने के लिए हिंदी का विरोध क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हम प्रियंका जी के सामने बैठे हैं और हम महाराष्ट्र के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इन्होंने ये कहा, इसलिए मैं इस आर्गुमेंट को बहुत नहीं खींच रहा, टाइम की बात है, कि इन्होंने कहा कि हमारा हिंदी से बैर नहीं है। और हमने ये भी नहीं कहा कि मत पढ़ाओ, हमने कहा कि पहली से मत पढ़ाओ, छोटे बच्चे के ऊपर तीसरी लैंग्वेज मत डालो और कंपलसरी मत करो।
बाकी हिंदी से हमें प्रॉब्लम मराठी नहीं में है। तो तो मैं इसलिए आपको बताऊं एक और चीज यहाँ पर सौरभ जी, हमारे मुंबई में इतने बीएमसी रन स्कूल्स हैं जो तेलुगु भी पढ़ाते हैं, जो तमिल भी पढ़ाते हैं, जो उर्दू भी पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो अगर आप वो सभी खत्म कर दोगे, जो बात यूनिफॉर्मिटी का लोगों को लगता है ना, अब आप देखिए हिंदी उत्तर प्रदेश में जो आगे बढ़ी, पहले तो वहाँ पे बहुत सारे डायलेक्ट्स है, जैसे मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्रज भाषा है, आज ब्रज भाषा कहाँ है? अब ये तो आप स्टालिन साहब वाला बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं बात नहीं कर रही हूँ कि हिंदी खा गई बोलियों को। आप नहीं बात डिफेंड अगर नहीं करेंगे, अगर उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, आज हम वैसे हमारी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है? आप मुझे एक बात बताएं, सबसे बड़ी स्ट्रगल जो हमारे इतिहास में जो टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, जो इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, वो ऐसी ऐसी भाषाओं में जो अब ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है। तो अगर हम उसका भी ध्यान रखकर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अरे उस हिंदी खा गई, मैं बस ये कह रही हूँ कि सबको उसका सम्मान देकर। ऑलराइट, ठीक है। आप यूनिफॉर्मिटी के खिलाफ है सर। आगे अगले मुद्दे पे चलते हैं। बहुत मुद्दे हैं। मराठी भाषा जो है ऐसी है कि उसकी लिपि देवनागरी, उसमें हिंदी के जितने क्लिष्ट शब्द हैं वो सब मराठी में नहीं, संस्कृत के भी, संस्कृत में सब जो है वो हिंदी मराठी। तो हम प्रियंका जी से आज हम इनकी इस विषय पर, भाषा के विषय पर प्रियंका जी से 2 कमिटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा हिंदी से बैर नहीं है, तो हिंदी मराठी का कोई झगड़ा हम नहीं चाहते। मैं खुद सांसद हूँ, मेरे माता पिता उत्तर भारत के हैं और मैं मुंबई में, मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि है, और मेरे पक्ष ने, जिसका आप लोग कह रहे हैं विरोध कर रही है, मेरे पक्ष ने मुझे भेजा है। इससे बड़ा क्या है? हमारे अगर इतिहास भी हमारी पार्टी का देख लें, वो शख्स गए हैं जो जाने माने लोग थे, हिंदी भाषी थे। आई डोंट थिंक प्रॉब्लम वो है। और दूसरा आपने कहा कि हम हिंसा को सपोर्ट नहीं करते किसी भी तरीके से। ऑलराइट, ठीक। अब मैं आता हूं सर, ये जो तस्वीर लगी हुई है, इसमें जो कोने में 2 लोग हैं, इनके ऊपर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, 20 साल बाद एक आए। प्रियंका जी ने बताया मैं उस रैली में थी जो 20 साल बाद दोनों भाइयों की एक साथ रैली हुई। ये इसकी कहानी बताइए थोड़ी सी, व्यूअर्स को कुछ नई बात तो पता चले। कड़ी कौन है, कौन लाया इनको एक साथ? मराठी भाषा लाई, अब महाराष्ट्र की अस्मिता। मैं इससे नहीं, अच्छा मैं आपको बोलूं, खुद स्टेज पे, मंच पर राज ठाकरे जी ने कहा कि नहीं, कि बहुत कोशिशें हुई 19 साल में, बहुत कोशिशें हुई, दोनों तरफ से कोशिशें हुई, पर वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। पर आज एक ऐसा मुद्दा बना जिससे वो लोग दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये मुद्दा पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल नहीं, पॉलिटिकल सर्वाइवल, राज ठाकरे के देखिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात करें तो फिर से वही बात होगी कि शुरुआत चिंगारी किसने लगाई। नहीं, इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों भाइयों के मिलने की बात कर रहा हूँ। दोनों भाई जो, अगेन आपने मुझसे पूछा कैसे मिले, मैंने कहा एक मुद्दा मिला और उस मुद्दे में दोनों सहमत थे कि ये मुद्दा है। दोनों ने पहले डिसाइड किया ये जॉइंट प्रोटेस्ट रैली होगी, पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको विड्रॉ कर लिया था, उनको समर्थन जनता से भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा चलिए ये जॉइंट रैली जो होने वाली थी, प्रोटेस्ट रैली, अब उसको हम विजयी रैली बनाएंगे। पर मैं आपको एक बात बताऊं सौरभ जी, मैं वहां पर थी और जो एटमॉस्फेयर था, जो इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था जनता का, और 6 बजे से, सवेरे 6 बजे से लोग क्यू अप कर लिया था एनएससीआई में। मैं जब खुद वहां तक पहुंची, वहां पे गेट्स बंद कर दिए थे, पुलिस ने कहा प्लीज कोऑपरेट विद अस, प्लीज स्टे आउटसाइड। मैंने कहा इतनी भीड़ थी वहां पर, भीड़ जितनी डोम में आपको दिख रही थी, उसके बाहर जो भीड़ थी स्क्रीन्स पे देख रही थी, एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेवल का ही था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि चलिए वो एक मुद्दे की वजह से एक मंच पर आए, पर जो जनता का उनसे अभी एक, आप उसको पॉलिटिकल रेलेवेंस कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, 19 साल से दोनों पक्ष ने कितना भी बार बार आरोप लगा, विल शिवसेना बी एबल टू सर्वाइव दिस पर्टिकुलर सेटबैक, ये सेटबैक, ये सेटबैक, ये सेटबैक। महाराष्ट्र की जनता ने उनको सेटबैक दिए, पर वापस कमबैक भी दिया। तो ये बात तो राजनीति में कभी ये नहीं होती, पॉलिटिकल कोई इररिलेवेंट होता है। नहीं, मैं राज ठाकरे के संदर्भ में नहीं, आप राज ठाकरे जी का भी 2006 से पार्टी उनकी, मैं बस कंप्लीट कर लूं। ठीक है, हो सकता है उनके पास सीट्स ना हो, एमएलएज ना हो, कॉर्पोरेटर्स ना हो, ड्विंडलिंग उनका वोट बैंक हो, पर ये किसी को डिसमिस कर देना, तो आई थिंक दैट वुड बी इनकरेक्ट। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये मुद्दा क्यों इतना पोक किया जा रहा है कि हम समझना यही चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को क्या मिलेगा इस अलायंस से। अगर ये अभी तक तो आपने इसको पॉलिटिकल अलायंस कहा नहीं है, वैसे आज संजय राउत का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि बहुत दबाव है हम पे कि दोनों पार्टियां मिलकर लड़े, लेकिन हमने भी तय नहीं किया। तो पहले तो क्या ये पॉलिटिकल अलायंस है? आप बीएमसी लोकल इलेक्शन साथ में लड़ेंगे, उसके बाद भी साथ में रह सकते हैं, और मतलब व्हाट डज राज ठाकरे ब्रिंग टू द टेबल? उनके पास 2.5% वोट है, आपकी पार्टी को क्या मिलेगा उनसे? नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगी,
एक मुद्दे पे दोनों साथ में आए। हमने जनता का मूड हमने देखा, जनता के अगर सर्वेस भी देखेंगे तो दिखा रहा है कि दे वांट कि जो भाई अलग हुए वो फिर से एक साथ होकर काम करें। होगा नहीं होगा अभी वो सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेंगे, दोनों बैठकर आपस में डिसाइड होंगे कि पॉलिटिकली अलायंस होगा या नहीं होगा। पर ये कहना कि ही इज फाइंडिंग फॉर हिज पॉलिटिकल रेलेवेंस अगर ऐसी है तो जीआर निकलने से 3 दिन पहले ताज लैंड्स एंड में जाकर देवेंद्र फडणवीस जी क्यों उनसे मुलाकात करते हैं? क्यों एकनाथ शिंदे बार बार जाकर उनके घर पे जाकर उनसे मुलाकात करते हैं? ये भी सोचना जरूरी है। नहीं, बीजेपी ने बहुत राज ठाकरे को साथ रखने की कोशिश की है, बात सही है। वो दिल्ली आते हैं, अमित शाह जी से मिलकर जाते हैं, तो कुछ तो है ही। चलिए इस बात का जवाब दीजिए। उद्धव ठाकरे से हम पूछते हैं राज ठाकरे से क्या मिलेगा, बीजेपी क्यों रखती है उनको साथ में? कोशिश तो की थी कम से कम। राज ठाकरे की बुरा मत मानिएगा, उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके अलावा उनके पास कोई वोट है नहीं, वो अपने बेटे तक को तो जिता नहीं पाए। आप कोई 2 साल 3 साल 4 साल की पार्टी हो तो समझ में आता है। आप बाला साहब ठाकरे के परिवार के सदस्य हैं, उस लेगेसी से आते हैं, और जब साथ थे तो माना जाता था कि आप ही पॉलिटिकल हीयर होंगे, आप ही राजनीतिक वारिस होंगे। बाला साहब जैसा भाषण देते हैं, उनकी जैसी स्टाइल है, और शिवसेना को अगर कोई संभाल सकता है बाला साहब के बाद तो राज ठाकरे। और इसी उसमें वो बाहर निकले, पार्टी बनाई, उसके बाद का उनका सफ़र, आप राजनीतिक सफ़र की बात कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या है। तो उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो माहौल खराब करने की कुछ इलाकों में ताकत रखते हैं। और दूसरा ये जो प्रियंका जी कह रही हैं कि एक मुद्दा मिला फिर इस तरह का एटमॉस्फेयर बना, बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि दोनों मिल जाए। तो मतलब कुछ फायदा, इसका मतलब कुछ ताकत बढ़ेगी एक होगी तो बीजेपी की ताकत नहीं बढ़ेगी। नहीं, ये दोनों साथ नहीं बननी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, मतलब बीजेपी ये मानती है कि अगर दोनों भाई एक हुए तो बन सकती है। संभावना तो हमेशा, राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है, संभावना तो हमेशा बनी रहती है। कि राज ठाकरे अलग रह करके हो सकता है उनकी ताकत कमजोर हो, लेकिन राज और उद्धव मिल के एक ताकत बन सकते हैं। इसका उदाहरण बताता हूँ। कल्याण सिंह जब बीजेपी से अलग हुए तो उनकी 3 सीटें आई और 4% वोट मिला, लेकिन बीजेपी ने फिर उनको वापस अपने साथ लिया। येदियुरप्पा जब कर्नाटक में अलग हुए तो 2-3-4 सीटें आई, लेकिन बीजेपी हार गई चुनाव, और जब वापस उनको लिया। तो राज ठाकरे की अकेले हो सकता है वो वैल्यू ना हो, लेकिन उद्धव और राज अगर मिल जाएंगे तो परसेप्शन जो बनता है, वो परसेप्शन जो आपके वोटर में, आपके सपोर्टर में, आपके वर्कर में एक माहौल पैदा करता है। तो बीजेपी वो परसेप्शन नहीं बनने देना चाहती, इसलिए बीजेपी राज ठाकरे को हमेशा गुड ह्यूमर में रखना चाहती है कि आप उधर मत जाइए। ठीक है, वो डिवाइड एंड रूल ये पॉलिटिक्स है, उसको डिवाइड एंड रूल कहिए जो कहिए। हाँ, नहीं, और थोड़ा मुझे लगता है महाराष्ट्र में या मुंबई में स्पेशली थोड़ा सा लोगों में एक सेंटिमेंट तो होगा, सेंटिमेंट कोई ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे को लेकर के एक इमोशन है, और वो शायद इमोशन उनको नजर आता होगा दोनों भाई भी। मुझे याद आ रहा है जब उद्धव ठाकरे शायद किसी सर्जरी के लिए भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में, तो राज ठाकरे गाड़ी चला करके मिलने के लिए गए थे। तो ये चीजें जो है, अच्छा हमारा भी मीडिया का भी इंटरेस्ट रहता है इस बात में। अरे भाई जैसे दिल्ली कि भाई हाँ मिल रहे हैं, बात हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई खबर आती है जैसे दिल्ली में राहुल गांधी वरुण गांधी के मिलने को लेकर अटकल लगती रहती है। वरुण गांधी आज अकेले अटकल ही रह गई, आज एमपी भी नहीं है, नहीं, लेकिन लगती है ना। तो परसेप्शन बनता है बस वो। तो आई थिंक देश में ना किसी को भी हर परिवार एक साथ रहे, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, एक पॉजिटिव नैरेटिव बनता है। और इंडियन वोटर यूजुअली इमोशन से डिसीजन लेते हैं, और दिस इज़ व्हाट आई फील। ये सबसे बड़ा नैरेटिव यही है कि इतने साल अलग रहे, और ख़ास करके मैं एक और चीज़ बताती हूँ, एक और एंगल है इसमें। एक आप भारतीय जनता पार्टी का उसमें रोल देख लीजिए, जो भी है, एक पार्टी को आपने इस तरीके के से स्प्लिट किया कि आपने इलेक्शन कमीशन ने भी जो डिसीजन लिया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बट मेरे लिए मान्य नहीं है अभी तक, कि आपने पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसी उनको देने की कोशिश की जिन्होंने इसमें दरार डाली, जिन्होंने पार्टी को स्प्लिट किया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, इतने साल हो गए। तो आप ये कहने लगे कि असली वारिसदार तो हम हैं, तो जो 2 एक्चुअल वारिसदार अलग अलग बैठे हैं, जिनको लग रहा है, एक साथ अगर आकर वो सेंटिमेंट जो के पब्लिक सपोर्ट, देखिए सबसे बड़ा टेस्ट तो जो है वो चुनाव होता है। पब्लिक सपोर्ट, ये दूसरी बात पब्लिक सपोर्ट तो शिंदे के साथ को मिला हो तो इलेक्शन में नहीं, वो भी लोकसभा इलेक्शन में जब
एनडीए ने बहुत खराब किया, नहीं तब भी नहीं, शिंदे ने मैं उद्धव इससे ठाकरे की सहमत पार्टी again से नहीं हूँ। बेहतर नहीं नहीं, किया। आई एम सॉरी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज अगर इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया होता कि उन सबसे रेजिग्नेशन मांगते और फिर से वोट इलेक्शन होता, ये जो विधानसभा में जीत हुई है, इट इज नॉट अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल फॉर दैट लेगेसी। ये मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर क्यों ये लेकिन? क्यों? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। क्यों? नहीं, मैं इस Electoral I- I politics have में a- इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है, I have a तरीका point. नहीं है जानने मेरा का। एक पॉइंट है, मैं अगर कंप्लीट कर लूँ, यहाँ पे जो पहले तो पार्टी का जो डिसीजन है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और आपने खूब सारा पैसा, आपने लाड़की बहन, आपके अंडर में सारी पॉलिसीज, आपने खूब सारा पैसा इलेक्शंस में डाला और आपको इसकी वजह से जीत मिल गई हो, तोड़ मरोड़ कर एक ऑर्डर का इंतजार करते करते मिल गई हो भले ही, दैट डज नॉट मीन कि ये कोई स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। आप मुझे चलिए, मैं आपको चिराग पासवान जी की नहीं, ये एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। चिराग पासवान जी की स्टोरी सुनाओ, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को लगा ना कि फायदा नहीं हुआ तोड़ने फोड़ने का, चिराग पासवान जी वापस इनके साथ आ गए। तो ये कहना कि अरे बिकॉज किसी को ज्यादा सीट मिलती है, किसी को कम सीट मिलती है तो लेगेसी उनके हवाले हो गई, ये नहीं होता है भाई। स्टेट में तो ठीक है, उन्होंने कर लिया, लड़की बहना, मतलब सरकार मैं थी स्टेट उनकी, की सब तो कर बात लिया। कर रही हूँ। नहीं, हाँ, हम वो बात आपकी 1 मिनट मान लें। लोकसभा में क्या था उस हम समय? तो जीते। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे। नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी से ज्यादा सीटें मिली शिंदे को। नहीं लोकसभा में हमें 9 सांसद मिले हैं। उनके साथ हैं। हाँ, सो उनके साथ है, इनके हाँ, 9 है ओवरऑल इंडिया गठबंधन और आप ये कह रही बाला साहब की लेगेसी उनके पास चली गई, ये नहीं ये prove नहीं माहौल करते। बनाया गया, ये एक- नैरेटिव नहीं, बनाया एक- गया, एक पार्टी छीनी गई, यानी चोर चोरी करे और चोरी का सामान भी उसी के हाथ में दे दिया जाए, ये आज का जस्टिस है? या ये कहा जाए कोई आपके घर में आकर बैठ जाए, आपके अच्छा चलिए आप इस झोपड़ी में रह लीजिए कुछ समय तक, तब तक हम निर्णय लेते हैं, फिर कहते हैं अरे ये घर तो नहीं का हो गया क्योंकि इतने साल से रह रहे हैं। ये तरीका नहीं देखिए, शिंदे होता साहब को एक फायदा तो मिला, पार्टी के निशान उनको मिला, उनका नाम पार्टी का मिला उनको, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में तो वो आगे थे। चुनाव में इससे बहुत फर्क पड़ा। जो बहुत अभी फर्क पड़ता सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। इसका बहुत फर्क पड़ता है सिंबल भाई। का स्पेशल। सिंबल And और symbol, I tell पार्टी you, का नाम। दूसरी चीज और एक और चीज है, सिंबल का कंफ्यूजन अभी भी उस समय तक विधानसभा तक भी बहुत कंफ्यूजन था लोगों के माइंड में, और क्योंकि जब तक ये पेंडिंग रहेगा मामला, ये कंफ्यूजन, तभी हम बार बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट शुड स्टेप इन एंड डिसाइड। चलिए सर, आज बातें काफी हो गई, समय का पता नहीं चला। आपने तो अपना शेयर कह दिया, मैं 2 लिख के लाया था, मेरे रह गए। पहला मैं इनके लिए कहना चाह रहा था, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, मुझे कहना चाहिए था प्रोग्राम की शुरुआत में। और जाते हुए मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रियंका जी ने अपना पॉलिटिकल करियर में एक शिफ्ट भी किया है कांग्रेस पार्टी से शिवसेना में, जहां रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई अपना मौका मकान नहीं होगा। क्या बात। तो आप जहां रहिए रोशनी लुटाइए। प्रियंका जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए Thank you so आपका। much. Thank विनोद जी बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका भी।